नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मेरे वादे के मुताबिक आज ऑपरेशन डीमेट डाका का एक और एपिसोड में आपके सामने लेकर आया हूं। डीमेट डाका के इस एपिसोड के बाद आज कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछेंगे और वो सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको परेशान करने लायक हों। मसलन कि क्या मुझे अपना डीमेट अकाउंट रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? क्या मेरा अगर किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसे चालू रखना सुरक्षित है या फिर उसे भी बंद कर देना चाहिए? आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में मुझे पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं। और हाँ, मैं तो ये शो इस रिस्क पर भी कर रहा हूँ कि हो सकता है आप ये सोचें कि अगर मुझे मार्केट में पैसा ही नहीं लगाना है तो फिर मेरा शो या मेरा चैनल आपको देखने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन तब भी ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि आपकी, हमारी और सिस्टम से जुड़े हुए सारे लोगों की आंखें खोली जाए और इस तरह से खोली जाए कि आपकी सावधानी और सिर्फ आप ही डीमेट अकाउंट में या साइबर हैकिंग की वजह से फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी मुसीबत में कोई ब्रोकर या कोई एक्सचेंज आपके काम आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज का शो आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी कि आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई है, और आज हम इस शो के माध्यम से यही सब करने की कोशिश करेंगे। हम हमारी तरफ से आपका पूरा सहयोग करना चाहते हैं, आपका साथ देने की एक और छोटी सी ये कोशिश है। इस मामले को सही लेवल तक उठाने की हमारी कोशिश है, लेकिन जितना इन्वेस्टिगेशन हमने अब तक किया है उससे ये साफ हो चुका है किसी भी ब्रोकर या किसी भी एक्सचेंज या किसी भी डिपॉजिटरी के भरोसे रहना आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपके खातों की साइबर सिक्योरिटी अगर हैक होती है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपको अकेले लड़नी होगी और पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके अटकेंगे। और इसीलिए मैंने शो की शुरुआत में कहा है कि हो सकता है आपको ये लगे कि फिर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाऊं, हो सकता है मैं आपका शो या चैनल क्यों देखूं, लेकिन ये देखना है, पैसा लगाना है, ये सेकेंडरी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सिस्टम में जिन जिन की जो जिम्मेदारी है उन्हें उनका एहसास करवाया जाए। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन डीमेट डाका ने पूरे बाजार में खलबली मचा दी है। ट्विटर पर हमारे इस ऑपरेशन को कई लोगों ने हाथों हाथ लिया है और करीब 7 करोड़ से ज़्यादा इंप्रेशन दर्ज हुए हैं। यूट्यूब पर लाखों लोग इसे अब तक देख चुके हैं। अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है तो चिंता की कोई बात नहीं, इस शो को भी देखने के बाद जी बी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पुराना एपिसोड भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी जानकारी बढ़ाकर अपने आप को शेयर बाजार में ट्रेड करने से लेकर किस तरह से आप सेफ रह सकते हैं। हमारी इस पड़ताल से आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे हम टीवी न्यूज़ के इतिहास में पहली बार इस तरह के जटिल मामले को टेलीविज़न के पर्दे पर लेकर आएँ, ताकि आप और बाकी सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जागरूक हो पाएँ। यही हमारी कोशिश है। इससे पहले के शो में हम आपको बता चुके हैं कि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बेहद खतरे में हैं, बेहद जोखिम में, क्योंकि आपका डीमेट अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है। आपका पासवर्ड बदलकर हैकर आपके खाते को नियंत्रण में ले सकता है और आपके अकाउंट में जो कुछ भी शेयर हैं उसे वो अपनी मर्जी से सेकंड्स में बेच सकता है और उसके बदले में जो कुछ भी क्रेडिट आ रही है, अब आप सोचेंगे कि मेरे अकाउंट में शेयर बिके हैं, बिक भी गए तो क्या, पैसा तो मेरे ही अकाउंट में क्रेडिट आएगा। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन हैकर्स और मार्केट के मैनिपुलेटर्स आपकी सोच से 4 कदम आगे हैं। अगर वो आपके अकाउंट में शेयर बेचते हैं तो उसके बदले में दूसरे किसी अकाउंट से कचरा या पेनी या इलिक्विड शेयर बेचेंगे और वो शेयर आपके अकाउंट में खरीदेंगे, जिससे आपके अकाउंट की जो भी क्रेडिट है वो हो जाएगी ज़ीरो और दूसरे अकाउंट में जहाँ से ये शेयर बिके हैं वहाँ पर पैसा आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि वायदा कारोबार में आउट ऑफ द मनी के सौदे ऑप्शंस में करके आपके अकाउंट में कर देंगे लॉस और सामने दूसरे अकाउंट में हो जाएगा प्रॉफिट, ताकि वो क्रेडिट भी हैकर्स के और मार्केट मैनिपुलेटर्स के पास से चली जाए और ये सब कुछ दिन दहाड़े आपकी आंखों के सामने होगा। इसका खुलासा हम पिछले एपिसोड में कर ही चुके हैं और इसीलिए हमने इसका नाम दिया था ऑपरेशन डीमेट डाका। इससे पहले आप ऐसी घटनाओं को सिर्फ सुनते होंगे, लेकिन सुनने के बाद कभी आपको यकीन भी नहीं हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो होगा कि चलिए किसी ने कुछ लापरवाही की होगी, गलती की होगी, इसलिए उसका अकाउंट डीमेट हो गया। लेकिन पर्दे पर हमने पहली बार इसका खुलासा किया है और पिछले एपिसोड में हमने आपको देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के कुछ मामले आपके सामने रखे थे। आपने देखा था 3 खास महानुभाव आए थे और उन्होंने अपनी दिक्कतें शेयर की, लेकिन
सिर्फ मुंबई हो ऐसा नहीं है। ये हैकर्स देश भर में फैल चुके हैं और देश भर में मुंबई के बाहर भी कई जगह ऐसे मामले हमारे सामने आते हुए दिखे हैं। और आज चलिए आपको हम ले चलते हैं मुंबई से बाहर नागपुर, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि देश के कोने कोने में हैकर्स किस तरह से हमारे इन्वेस्टर्स के अकाउंट को हैक करके उनका अकाउंट साफ करने की फिराक में लगे हुए हैं। दरअसल हमारा मकसद है आपको सच दिखाना और आपकी और साथ में पूरे सिस्टम की आंखें खोलनी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह के माहौल में हम हैं वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ब्रोकर्स और एक्सचेंज इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे पहली दिक्कत तो यहाँ है कि किसी तरह का कोई साइबर अटैक हो सकता है, किसी के अकाउंट से शेयर गायब हो सकते हैं, किसी के अकाउंट से शेयर बेचे जा सकते हैं, उनके अकाउंट में कचरा शेयर, इलिक्विड शेयर डाले जा सकते हैं और उन्हें आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में ट्रेड करके लॉस दिया जा सकता है। ये कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि आपके डीमैट अकाउंट में आपके ट्रेडिंग अकाउंट का कंट्रोल कोई और भी कर सकता है। तो पहले तो शिकायत करने पर पूरी तरह से सिस्टम में इनकार कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और फिर एक्शन के नाम पर होती है सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति। आज आपको हम कुछ ऐसे मामले दिखाने जा रहे हैं जिससे देखने के बाद आपको लगेगा कि अब अपने खाते के सारे शेयर आप ही को बेच देना चाहिए, निवेश ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामले को देखकर आपको लगेगा कि आपका भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप पहले से ज़्यादा सावधान हो जाएं। हमारा उद्देश्य ये भी है इससे जुड़े हुए चाहे ब्रोकर्स हो, डिपॉजिटरी हो या एक्सचेंज हो, उन्हें अपने सिस्टम को किस तरह से चुस्त दुरुस्त और सिक्योरिटी को किस तरह से मजबूत करना है, इस बारे में आपको और अलर्ट होना है। और साथ ही इस तरह के मामले अगर हो जाएं तो उसे सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ किस तरह से हैंडल करना है। आइए मैं पेश करता हूं आज का पहला मामला। आइए एक रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पहले मामले में क्या कुछ हुआ है। पहले हल्का सा एक बैकग्राउंड दे दूं। इस मामले में निशाने पर है एक व्यवसायी जिनकी उम्र लगभग 48 साल है। हैकर्स ने इसी साल अभी 7 अप्रैल को इनका खाता हैक कर लिया और इनके पोर्टफोलियो में रखे हुए 9.5 लाख रुपए के शेयर बेच दिए। हैकर ने इनके पोर्टफोलियो में रखे हुए ट्राइडेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, टाटा कम्युनिकेशन, जेंसार टेक जैसे शेयरों को बेच दिया, वो भी जाहिर सी बात है बिना किसी इजाज़त के, बिना कुछ पूछे हुए। इसकी जानकारी क्लाइंट को तब मिली जब हैकर के शेयर बेचने के बाद उनके मोबाइल पर ब्रोकर की ओर से मैसेज आने लगे कि आपके अकाउंट में ये शेयर बिका है, वो शेयर बिका है। एक के बाद एक बिक्री के जब मैसेज आने लगे तो सबसे पहले जो आमतौर पर एक इन्वेस्टर करेगा, उन्होंने अपना पासवर्ड बदल दिया। और आमतौर पर हैकिंग की आशंका होती, सबसे पहला काम आप भी ये करते कि चलो पासवर्ड बदल दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि पासवर्ड किसी ने चुरा लिया हो या जान लिया हो। लेकिन ये क्या, आप दंग रह जाएंगे। जैसे ही आपने पासवर्ड बदला, जैसे ही क्लाइंट ने पासवर्ड बदला, हैकर ने तुरंत उस पासवर्ड से इनके अकाउंट से उन्हें लॉग आउट किया और लॉग आउट करके अपना पासवर्ड सेट कर लिया और फिर से क्लाइंट के अकाउंट पर कब्जा जमा लिया। देख लीजिए कि आप ही के अकाउंट पर आपका पासवर्ड चेंज करके हैकर फिर से कब्जा जमाता है। क्लाइंट समझता है कि शायद कुछ गलती होगी, वापस से पासवर्ड बदला, लेकिन फिर से हैकर ने अकाउंट का कब्जा ले लिया। यानी कि आपको अपने अकाउंट पर कंट्रोल करने की सफलता ही नहीं मिल रही। और ये सब हुआ है सुबह मार्केट खुलते ही 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच में। फाइनली क्लाइंट परेशान होकर अपने ब्रोकर को फ़ोन करता है। 9:30 बजे फ़ोन करता है, लेकिन अगले 15 मिनट तक तो वही म्यूज़िक सुनते हैं, कॉल सेंटर का कनेक्ट ही नहीं हो पाता। और 15 मिनट के बाद जब ब्रोकर से संपर्क होता है तो हैकिंग की शिकायत के बावजूद ब्रोकर न तो क्लाइंट के अकाउंट को ब्लॉक करता है, इधर उधर की फालतू की बातों में उलझाए रखता है और कहता है कि नहीं, आपके अकाउंट में सिर्फ आप ही ट्रेड कर सकते हैं, कोई और नहीं, कोई और कर ही नहीं सकता। मानने को तैयार नहीं, अकाउंट ब्लॉक करने को तैयार नहीं। ऐसे में इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि किस लेवल की समझ, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ब्रोकर की और ब्रोकर के कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स की है, वो आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे, हिल जाएंगे। मालूम है क्या सुझाव दिया गया है? सुझाव ये दिया गया है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपके अकाउंट में किसी ने शेयर बेच दिए, आप वापस ले लीजिए ना, क्रेडिट तो आपके अकाउंट में ही, आप वापस से खरीद लीजिए, आपके शेयर आपको मिल जाएंगे। अब समझिए, जिन्हें शेयर बाज़ार की बिल्कुल समझ नहीं है, जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि अकाउंट हैक हो गया है और शेयर खरीदने के बाद वापस, शेयर बिक जाने के बाद वापस खरीदना ये सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए आप कितने सेफ हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रोकर की ओर से क्लाइंट को मुसीबत में किस तरह से हैंडल किया जा रहा है।
जिन्हें क्लाइंट की शिकायत सुनने और उन्हें मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें शेयर बाज़ार की बेसिक समझ ही नहीं है और इस तरह के मामलों को सुनने, समझने और उस पर रिएक्शन देने की बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी है। ब्रोकर ने फ़ोन पर शिकायत सुनने के बाद खाते को 1.5 घंटे तक ब्लॉक नहीं किया। सुबह 9:38 पर ईमेल लिखी गई। पहले तो यह कि हम फ़ोन पर ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको रिटर्न ईमेल देना होगा। क्यों? लेकिन फिर भी रिटर्न ईमेल 9:38 पर भेजी गई, लेकिन उसके बावजूद खाता ब्लॉक नहीं हुआ और 11 बजे के बाद एक बार फिर से हैकर ने शेयर भेज दी। सोचिए, 9:15 से मामला चल रहा है, पहले कनेक्ट नहीं होता है, उसके बाद रिटर्न ईमेल चाहिए, रिटर्न ईमेल भेजने के 1.5 घंटे बाद भी खाते पर हैकर का ही कंट्रोल है। और उसके बाद एक और बड़ी आंख खोल देने वाली चीज़ जो इस अकाउंट में हुई है, वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये वो अकाउंट है जहाँ पर सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेडिंग होती है, सिर्फ कैश मार्केट में। लेकिन हैकर को तो चूंकि वायदा कारोबार में आपके अकाउंट में जितनी भी क्रेडिट है उतना लॉस करना है, नुकसान देना है ताकि उसे फ़ायदा हो सके। तो हैकर ने एफएनओ सेगमेंट भी एक्टिव कर दिया ताकि जो अकाउंट में क्रेडिट पड़ी उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करके या तो कचरा शेयर खरीद ले या वायदा कारोबार के आउट ऑफ द मनी शेयरों के आपको नुकसान डाल दिए जाए। तो ये है आपके लिए ज़बरदस्त एक्शन। आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी अच्छी कहानी है, सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, वाकई में ऐसा हुआ है क्या? मन में सवाल आ सकता है, आना भी चाहिए। तो आइए सुनिए एक वो रिकॉर्डिंग कि किस तरह से क्लाइंट और ब्रोकर के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में बात होती है कॉल सेंटर में इस पूरे हैकिंग के मामले को लेकर। ये रिकॉर्डिंग लाइव उस समय की रिकॉर्डिंग है जब अकाउंट हैक किया गया है और जो ये क्लाइंट थे उन्होंने इस अपनी बातचीत को रिकॉर्ड किया है और उस रिकॉर्डिंग का एक अंश मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। सुनिए। मेरे बार बार स्टॉक बिक रहे हैं। मेरे ख्याल से ये ज़ीरोधा से ही कुछ एक्टिविटी हो रहा है क्योंकि अभी मैंने 2 बार पासवर्ड चेंज किया है। ओके। उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली आप मुझे बताइए। अगर ज़ीरोधा कर रहा है तो मैं कुछ नहीं करता, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, मुझे ज़ीरोधा पे विश्वास है। लेकिन अगर ये ज़ीरोधा नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे लाखों रुपए फंस जाएंगे उसमें। आप मैं समझ सकता हूँ सर, डोंट वरी। हमारी टीम, जैसे कि आपने हमको टिकट के थ्रू भी डिटेल्स दिया है कि ये ऐसा इशू आ रहा है करके, ठीक है, और हमारी टीम भी इसके ऊपर चेक कर रही है। हम जैसे ही हमको कंफर्मेशन चेक करके मिलेंगे डिटेल्स पे, हम आपको भी इन्फॉर्म करेंगे। सर मेरे लाख से ज्यादा अमाउंट है उसमें, मेरे मैंने देखा सर, मैंने देखा अकाउंट है, मुझे चाहिए वो पैसे पूरे। और मैं प्रॉफिट में था कल तक सर, मैं प्रॉफिट में था, लॉस में नहीं था। आज मुझे वहाँ पे लॉस दिख रहा है। ओके, नहीं हम देख सकते हैं कि आपका विच पोर्टफोलियो के शेयर थे जिन विच हैव बीन सेल ऑर्डर भी प्लेस हुआ है। तो जस्ट गिव अस सम मोर टाइम, हम इन्फॉर्म करते हैं टीम को तो हैव अ क्रॉस चेक फास्ट एंड टिकट पे भी आपको रिप्लाई करे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है एंड इसको कैसे सोल्यूशन रहता है करके हम लोग बता पाएंगे सर, डोंट वरी। ठीक है, इट इज देयर ऑन द टिकट। मैं आपकी आज जाएगा सर, आज ही हम ट्राई करेंगे आपको पैसे देने के लिए। हमारी जो बैकएंड टीम रहती है ना, जो टेक, हाँ, जो टीम तो बैकग्राउंड डेटा पूरा चेक करती है, तो वो टीम चेक करके बताएगी आपको, आज ही देंगे। तो मैं अभी लॉगिन भी नहीं करता मेरे अकाउंट में और कुछ भी नहीं करता हूँ। आई जस्ट लीव इट, क्योंकि मैंने 2 बार पासवर्ड रीसेट किया है और तीसरी बार करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। हाँ अच्छा, राइट। तो टीओटीपी भी पिन सेफ्टी है, सिक्योरिटी के लिए आप क्रिएट करके रख सकते हो। टीओटीपी सर, टीओटीपी मेरा ऑलरेडी था, कॉन्फ़िगर्ड था, विदाउट मेरे ऑथेंटिकेशन वो होता ही नहीं था, उसके बावजूद वो हुआ है। अच्छा, ऑलराइट सर, देयर इज नो प्रॉब्लम, गिव अस सम मोर टाइम, we will inform this to the team and they will confirm you, ठीक है? प्लीज। तो सुना आपने कि किस तरह से ब्रोकर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है और अगर तैयार भी है तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ हो रहा है। टीओटीपी यानी कि ये एक ऐसा शब्द है और एक ऐसा टूल है जिसे ब्रोकर मानता है कि ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे तो कहीं कोई हैक ही नहीं कर सकता। अब मज़े की बात देखिए, हैकर्स के सामने टीओटीपी भी फेल हो गया है। यही नहीं कि टीओटीपी होने के बावजूद और उसकी मांग करने के बावजूद खाता हैक होने की घटना को ब्रोकर का रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही हल्के में ले रहा है, इसे एक सामान्य घटना के तौर पर मान रहा है। कम से कम ये जो बातचीत हमने सुनी उससे तो यही समझ में आ रहा है। तो क्या आप ये इस बातचीत से समझ सकते हैं कि टीओटीपी के बावजूद खाता हैक हो रहा है? ब्रोकर मान रहा है कि खाते से शेयर बेचे गए हैं, ब्रोकर ये भी मान रहा है कि शेयर बेचे जाने से क्लाइंट को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हैक किए हुए अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए तैयार नहीं है और जांच के लिए और समय मांग रहा है।
अब हमारे सामने यही मुद्दा है सबसे बड़ा कि टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल है, खाता हैक हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ऐसे में क्यों पहली सूचना पर ही, फ़ोन पर ही जब क्लाइंट कह रहा है कि मेरे अकाउंट के हैक होने के चांसेस हैं, इस अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जाता है? क्यों इधर उधर की सवाल जवाब बातें की जा रही है और जानकारी लेने देने का सिस्टम बनाया जा रहा है? शिकायत के बाद, होने के बाद जो फैसले हो रहे हैं, चलिए शिकायत करने के पहले हैक हो गया, उसमें तो चलिए किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन शिकायत होने के बाद 1.5 घंटे तक क्लाइंट का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये एक बड़ी चिंता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी एक्शन होने में बड़ा लंबा वक्त लग रहा है। इस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद एक बात तो ये साबित हो चुकी है, पासवर्ड और टीओटीपी हैकर के लिए कोई मायने नहीं रखता और वो इसे बिल्कुल चुटकी की तरह बजाकर तोड़ सकते हैं और क्लाइंट के खाते पर कंट्रोल ले सकते हैं और आप बार बार पासवर्ड बदल कर भी हैकिंग को रोक नहीं सकते। यानी कि इसका मतलब क्लियर है, साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से सिस्टम को अभी और मजबूत करने की ज़रूरत है। संभव है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कमजोरी हो सकती है, संभव है कि क्लाइंट का अकाउंट बहुत ज़्यादा सेफ और सुरक्षित ना हो पासवर्ड के लिहाज से, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्लाइंट का डेटा लीक किया जा रहा हो और कुछ ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ मामले हो रहे हो जहाँ पर कहीं न कहीं डेटा लीकिंग का भी मामला बनता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में ब्रोकर की तरफ से इस तरह के मामलों को हैंडल करने के लिए तौर तरीके भी आपको देखने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरत हो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरह से ब्रोकर की तरफ से जिस तरह का वार्तालाप क्लाइंट के साथ हो रहा है, उससे आपको काफ़ी कुछ और सुनने समझने में पता चलेगा कि किस तरह से इस मामले की गंभीरता को ब्रोकर्स ले रहे हैं। नहीं तो वो मेल तो सबसे पहले मैंने दिया था आपको। वो मेल मैंने आपको कितने बजे दिया था मैं बताऊं आपको? मेरा सबसे पहला मेल वही था सर। सबसे पहला मेरा जो मेल था ना, वो मेल था 9:38 का मेल था। 9:38 के मेल को मैंने कल मॉर्निंग में 9:38 के मेल में मैंने लिखा था, डियर सर माय अकाउंट I09 इज हैक, प्लीज लॉक इट इमीडिएटली। ये मैंने सबसे पहला मेल दिया था। लेकिन तब अगर आप एक्शन लेते तो शायद दूसरी बार जो सेलिंग हुआ वो नहीं हुआ रहता और मेरे इसमें जो भी फ्रॉड हुआ है वो नहीं हुआ रहता फिर। सर जैसा आपने ईमेल डाला ना, उसी समय मैं आपको कॉल भी किया था। आप रिमाइंड हो सकते हैं, मैं आपको 9:50 पे ऑलमोस्ट कॉल किया था। 9:50 टू 9:45 पर 9:50 टू ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास मैंने कॉल किया था आपको, सेइंग दैट आपका अकाउंट हैक हुआ है, तो आप टीओटीपी और पासवर्ड चेंज कर लो। यूजुअली क्या होता है इनकेस, मतलब मैं अभी एक्सक्यूशन पर डिपार्टमेंट हूँ सर। ये जैसा अभी आपका फेस हो रहा है ना, मैं हर दिन फेस करता हूँ। हर दिन हम लोगों को क्लाइंट आता है किसी ना किसी का इसमें। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी क्लाइंट का तरफ से ब्लॉक करने के लिए ये आएगा, तो पासवर्ड चेंज किया। तो मान लो आपका अकाउंट का आईडी पासवर्ड मेरे पास है, तो मैंने आपका अकाउंट का आईडी पासवर्ड से मैंने लॉग इन किया, मैंने स्टॉक सेल कर लिया। इमीडिएटली आपने पासवर्ड और आपका जो भी क्रेडेंशियल है वो वाला चेंज किया, तो आपका पासवर्ड मेरे को बताने के लिए नहीं हो पाएगा। मतलब आपका पासवर्ड क्या रखा है मेरे को बताने के लिए नहीं हो पाएगा। तो समहाउ वो भी क्रैक करने के बाद आपके फिर से 11 बजे का आपका 11 साढ़े 11 बजे पर आपका ऑर्डर पर फिर से सेल होगा, सही है ना? उसी टाइम पर मैंने बताया था फिर इवन आफ्टर पासवर्ड विजिट करने के बाद भी आपका सेल ये हो रहा है। सो बेटर हम लोग ब्लॉक कर देते हैं जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता है। सो तब तक हम ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद जो भी है, खत्म होने के बाद जो भी इश्यूज है उस खत्म होने के बाद हम लॉक कर देंगे, चेक करके बताया। यूजुअली क्या होता है, जैसे पासवर्ड चेंज करने के बाद कोई भी हैक करने के लिए मुश्किल होता है। तो मैं वो सोच के मैंने आपका अकाउंट पहला कॉल पर ब्लॉक नहीं किया। लेकिन मुझे ये बताइए कि पहली बार मैंने जब पासवर्ड चेंज किया तो उसके बाद में तो 1.5 आवर में फिर से हो गया ना वो फिर से सिर्फ 1.5 घंटे में मेरा पासवर्ड हैक कैसे हो गया? हाँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ। यूजुअली 99% 100% जो भी आज तक मैंने क्लाइंट का देखा हूँ, तो उसमें रीसेट करने के बाद फिर से ऑर्डर प्लेस करने के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि पासवर्ड क्या रखा है किसी को भी पता नहीं चलेगा हैक करने के बाद। तो आपका केस पे क्या हुआ, हैक करने के बाद फिर भी वो लोग फिर से हैक करके सो आपको पासवर्ड से सो फिर से वो भी ट्रेड डाला। उसका वजह से मैंने ब्लॉक करवाया, आईडी ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद आपका अकाउंट पे मतलब आपने पासवर्ड रीसेट किया, उसके बाद मैंने टीओटीपी एनेबल किया। आपको
बता रहा था तो ऑथेंटिकेशन डाउनलोड करके इनेबल करने के लिए मैं बताया था। वो तो मैंने बहुत पहले से करके रखा था, पता है क्या, परसों तक मेरा वही चल रहा था। हाँ। और विदाउट ओटीपी वो कैसे हैक हो गया मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। वो टीओटीपी चेंज कैसे हुआ वही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो टीओटीपी रखा था। यूजुअली कम से कम मेरे मेरे मोबाइल पे तो कुछ आना चाहिए था कि आपको टीओटीपी चेंज करना है क्या, ऑप्शन, कुछ तो ऑप्शन आना चाहिए था ना मेरे मोबाइल पे। टीओटीपी, बिना टीओटीपी से वो लॉगिन करने के लिए यूजुअली 101% नहीं हो पाएगा। लेकिन हो गया ना। उसके बाद भी हैक, हाँ वही बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं अभी तक, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा बिना टीओटीपी से लॉगिन किया करके। वही तो उसके मुझे बाद भी भी वही हैक आश्चर्य लग रहा है। अभी भी मेरा टीओटीपी एक्टिवेट है और मैं टीओटीपी यूज करके ही लॉगिन कर रहा हूँ। और ये चीज मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, यानी 1 साल तो हो ही गया कम से कम, कि मैं 1 साल नहीं, हाँ 1 साल हो गया होगा मैं टीओटीपी यूज कर रहा हूँ। ठीक है सर, अभी क्या करेंगे जो है तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ। तो पहला चीज़ जो है तो आप इनके साथ था तो मैं आपका आईपी एड्रेस शेयर कर लेता हूँ। आईपी एड्रेस को शेयर करने के बाद आप साइबर क्राइम के साथ बात कर लो। तो सुना आपने, समझा आपने। हैकिंग के बाद क्लाइंट शिकायत करता है कि खाते को तत्काल ब्लॉक किया जाए और ब्लॉक करने की मांग करता है, और दूसरी तरफ ब्रोकर खाते को ब्लॉक करने के बजाय इस बात का अंदाज़ा लगा रहा है कि ये आजमा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, शायद हैकिंग रुक जाए। लेकिन खाते को ब्लॉक करने की जल्दबाजी और तत्काल उसे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। अच्छा, तत्काल तो छोड़िए, मेल की मांग की जाती है कि ब्रोकर्स की तरफ से आप पहले मेल भेजिए और मेल भेजने के बाद हम खाते को ब्लॉक करेंगे। और मेल भेजने के बाद भी घंटों लगते हैं, बेमतलब की दलील और तर्क दिए जा रहे हैं। अब आइए मैं आपको सुनवाता हूं वह ऑडियो जिसमें हेल्पलाइन पर ब्रोकर का प्रतिनिधि खुद ये मांग रहा है कि क्लाइंट के अकाउंट में फ्रॉड हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तीसरी वाली जो बाइट हम आपको सुना रहे हैं ये बेहद काम की है। ब्रोकर खुद मान रहा है कि हाँ आपके अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने के बजाय वो क्लाइंट को सीधे सीधे हाथ झाड़ते हुए ये सलाह देता है कि जाइए आप पुलिस की साइबर सेल में शिकायत कीजिए और आप खुद देखिए। यानी कि पहले हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद खाते को ब्लॉक करके नुकसान को कम करने की जो कोशिश है वो नहीं करेंगे, और उसके बाद अगर हैकर फिर से अकाउंट हैक करता है, शेयर फिर से बेचता है और नुकसान बढ़ाता जाता है, तो आप जाइए साइबर सेल में और वहाँ पर अपनी शिकायत कीजिए। और देखिए किस तरह से ये रिकमेंडेशन दी जाती है। रिकॉर्डिंग सुनिए। सर, आपका अकाउंट पे फ्रॉड तो हुआ है, लेकिन आईपी एड्रेस जो है जो आप बता रहे हैं और तो जो है आईपी एड्रेस अलग अलग है। नहीं तो अभी अभी करना क्या चाहिए, क्योंकि जो जिसने भी ये अभी हाँ चलो बताओ सर। आप कहना क्या चाहते हो, यानी ठीक है वो आईपी तो अलग है मेरे, और मैं घर में था ही नहीं उस वक्त, तो मेरे सिस्टम से मेरा सेलिंग होना पॉसिबल ही नहीं था। ये जो आईपी एड्रेस अभी आप बता रहे, तो ये आईपी एड्रेस से तो सेलिंग हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मैं घर में था ही नहीं उस वक्त जब वो हुआ तब, है ना। सर मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ, आपका अकाउंट पे फ्रॉड हुआ है, कोई लॉगिन करके ट्रेड किया है, तो जो नेक्स्ट स्टेप जो लेगा वो जो लेगा साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट, जो पुलिस लोग लेगा। ठीक है, तो साइबर क्राइम वाले लोग आपका आईपी एड्रेस क्रिएशन का मतलब जो ट्रेड हुआ है उसका आईपी एड्रेस डिटेल्स पूछेगा। लेकिन ये मेरा रिस्टोर हो पाएगा क्या, जो लॉसेस हुए हैं वो सब? सर रिस्टोर तो नहीं हो पाएगा। रीजन ये है ऑलरेडी स्टॉक सेल हुआ गया, तो सेल होने के बाद ऑलरेडी मतलब सेटलमेंट हो जाएगा। तो लेकिन फंड जो है वो आपका अकाउंट पर ही है ऑलरेडी फंड। तो अब यहाँ कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि फ्रॉड के बाद सबसे पहले ब्रोकर से संपर्क करने में ही दिक्कत हो रही है। 15 मिनट तक ब्रोकर के फ़ोन लाइन पर आपको वेट करना पड़ रहा है, और उसके बाद अगर फ़ोन कनेक्ट हो भी गया तो दूसरी दिक्कत ये है कि ब्रोकर को मामले की समझ ही नहीं है, और न ही वह अपने क्लाइंट को सही ढंग से एडवाइस दे पा रहा है। कभी वो कहता है कि आप शेयर दोबारा खरीद लीजिए जो बिक गए, तो कभी कहता है कि अगर आपको अकाउंट ब्लॉक करना है तो रिटर्न में ईमेल भेजिए, जबकि सामने से फ़ोन करके शिकायत करने और खाता ब्लॉक करने की मांग की जा चुकी है। इस सब के बावजूद उसी बात को ईमेल पर लिखकर फिर से मांगा जा रहा है, और अगर ईमेल लिख भी दिया जाए तो उसके बाद भी घंटे 1.5 घंटे तक अकाउंट ब्लॉक नहीं होते, जिसका नतीजा ये होता है कि क्लाइंट को नुकसान बढ़ता जाता है। हैकर्स एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार अकाउंट हैक करके लगातार अगले 1-1.5 घंटे तक बारी बारी से शेयर बेचते हुए दिख रहा है। सवाल ये कि पहली बार सूचना मिलने पर ही खाते को ब्लॉक क्यों नहीं किया जाता है, और इंतज़ार किस बात का होता है, और दूसरी बात है कि देरी की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कब
कौन और कैसे करेगा। ये था पहला मामला। अब तक आपको मैंने डीमैट खाता हैकिंग के बाद ब्रोकर की ओर से किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है और ब्रोकर्स के सिस्टम किस तरह से तैयार हैं, ये मैंने बताया है। लेकिन आपने देखा कि फ्रॉड होने पर किस तरह से हर हाल में जिम्मेदारी आप ही की मानी जाती है और नुकसान भी आप ही को उठाना पड़ता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेड हुए हैं, यानी कि एक्सचेंजेस, क्या एक्सचेंजेस की तरफ से कोई उनकी जिम्मेदारी है? क्या एक्सचेंजेस आपको इस तरह के मामलों में किसी तरह की कोई हेल्प कर सकते हैं? तो अब पेश है दूसरा मामला, जिसे देखने के बाद क्लाइंट के साथ साथ फ्रॉड होने पर एक्सचेंजेस भी आपकी क्या कुछ मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आइए दूसरा केस है एक और ऐसे ही टेक्नोक्रेट का, जो अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ पैसे बचाकर बाजार में निवेश करते हैं। आईटी प्रोफेशनल है, इनकी उम्र 49 साल है और लगभग 13 मई को इनका खाता भी हैक हुआ है। इनके खाते में से 17.5 लाख रुपए के शेयर्स बेच दिए गए। और हैकर्स का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इसका खुलासा हम पहले भी आपको विस्तार से कर चुके हैं और बता चुके हैं कि हैकिंग के बाद क्या कुछ हुआ है। हमारी पड़ताल में ये पता चला कि हैकर्स ने एक बार में नहीं बल्कि कई किश्तों में इनके पोर्टफोलियो में शेयर बेचे हैं। शुरू में तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इनका खाता हैक हो चुका है और हैकर इनके खाते में कांड पर कांड किए जा रहा है। दूसरी बार जब एडिशनल मार्जिन को लेकर इनके पास ब्रोकर का कॉल आया तो इन्हें पता चला कि खाते में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इनके खाते में तब तक करीबन 5 लाख रुपए के ब्रिटानिया, बॉश, टाटा एलेक्सी जैसे मुनाफे वाले दमदार और ब्लू चिप शेयर बेचे जा चुके थे। और दूसरी बार खाता हैक हुआ उसी दिन तो बाटा, डिवीज लेव और इमामी जैसे शेयर बिक गए। तीसरी बार में बंधन बैंक और डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर बेचे गए और इस तरह से मुनाफे वाले इनके पोर्टफोलियो को हैकर ने लूट लिया। इन्हें हैकिंग के बारे में जब पता चला तब पता चला जब इनके शेयर बिकने के नोटिफिकेशन इनके मोबाइल फ़ोन पर आने शुरू हुए। यही नहीं, इस बार हैकर्स ने एक और इंटरेस्टिंग काम किया। अब तक हैकर्स खाली आपके कैश मार्केट के स्टॉक्स बेचकर वहाँ आपके अकाउंट में क्रेडिट ले आते थे, लेकिन इस बार इन्होंने वायदा कारोबार में भी इनकी 1 लाख रुपए की निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल पोजीशन को ख़त्म कर दिया और ताकि वहाँ की भी क्रेडिट ले ली जाए। और तो और आइडिया, वोडाफोन आइडिया के ऑप्शंस में आउट ऑफ द मनी में जाकर उल्टे सीधे सौदे करके इनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए का एक मुश्त घाटा देकर कुल मिलाकर इनके पोर्टफोलियो को 2.25 लाख रुपए के नुकसान में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी बदकिस्मती यहीं खत्म हो गई क्योंकि अकाउंट बिक गए, में से शेयर बिक गए, लॉस आ गया, तो आप गलत हैं। अभी भी आपका सामना सड़े गले सिस्टम से होना बाकी है। आमतौर पर हैकिंग की जानकारी लगते ही आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप ये शिकायत अपने ब्रोकर से करेंगे और ब्रोकर को, इन्होंने भी अपने ब्रोकर को फ़ोन लगाया। 13 मई को सुबह 9:30 बजे इन्होंने पहले ब्रोकर के नंबर पर फ़ोन लगाया, लेकिन 15 मिनट तक इनका भी फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि उस समय इनकी हालत क्या रही होगी। एक और डीमैट अकाउंट में सेंध लग चुकी थी, हैकर शेयर पर शेयर बेचे जा रहा था, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ब्रोकर को फ़ोन लगा रहे हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। फाइनली 9:45 बजे के आसपास ब्रोकर का फ़ोन कनेक्ट हुआ। इन्होंने अपनी आप बीती ब्रोकर के प्रतिनिधि को बताई, लेकिन 22 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत चलती रही और उसका मतलब कुछ निकला नहीं, क्योंकि ब्रोकर का प्रतिनिधि ये मानने को तैयार ही नहीं है कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हैक भी हो सकता है। क्लाइंट लगातार खाता ब्लॉक करने की गुहार लगाता रहा, ब्रोकर करने से मना करता रहा और बार बार TOTP के इस्तेमाल की एडवाइस देता रहा। बड़ी बात है कि बातचीत के दौरान भी जब इनके फ़ोन पर बातचीत चल रही थी तब भी क्लाइंट के अकाउंट से हैकर सौदे करता रहा, शेयर बेचता रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। आमतौर पर ब्रोकर जब अपनी गलती नहीं मानता तो क्लाइंट के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो अपनी शिकायत एक्सचेंजेस में करे। एक्सचेंजेस ऐसे मामलों के निपटारे के लिए एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम होता है GRC, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। जी हाँ, इस कमेटी में एक क्लाइंट होता है जिसके साथ गलत हुआ है, दूसरा ब्रोकर होता है जिसके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हुआ है और तीसरा एक्सचेंज का एक प्रतिनिधि होता है। एक्सचेंज का अधिकारी इन दोनों की बात सुनता है, ब्रोकर की भी सुनता है और क्लाइंट की भी सुनता है और उसके बाद इस मामले का फैसला लेता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, जाहिर सी बात है, ब्रोकर तो कभी अपनी गलती मानेगा नहीं, कहेगा नहीं कि हाँ हमारे यहाँ सिस्टम हैक हुआ है या कहीं भी हुआ है तो हमारी गलती है। ऐसे में क्लाइंट के पास ऑप्शन यही है कि वो एक्सचेंज पर GRC में जाएँ। यहाँ भी क्लाइंट ने वही किया, GRC में जाकर दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि डीमैट खाते को हैक करके उसके पोर्टफोलियो के सारे शेयर बेच दिए गए और ब्रोकर इसे फ्रॉड नहीं मान रहा है। लेकिन क्लाइंट की शिकायत पर GRC में ब्रोकर ने क्लाइंट का खाता हैक होने से मानने से ही इनकार कर दिया। देखिए, GRC में सुनवाई हो रही है और ये सुनवाई वेबकैम के थ्रू ही वर्चुअल सुनवाई हुई, जहाँ ब्रोकर भी उपस्थित था, क्लाइंट भी था और एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव और GRC भी था। तो वहाँ ब्रोकर ने कह दिया कि खाता हैक ही नहीं हुआ है और
ब्रोकर की सबसे बड़ी दलील ये थी कि यूज़र नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की है। ये कान खोल के सुनिएगा, आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को जिम्मेदारी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। और उनका दावा यह कि टीओटीपी के इस्तेमाल के बाद कोई दूसरा आदमी आपके खाते में ट्रेड कर ही नहीं सकता। ब्रोकर ने किल स्विच का इस्तेमाल न करने पर उल्टे क्लाइंट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और तो और ये दलील भी दी कि क्लाइंट के अकाउंट में जो ट्रेड हुए हैं वो ट्रेड इलीगल ट्रेड नहीं है, लीगल ट्रेड है, इसलिए उसका खाता ब्लॉक नहीं किया गया। क्योंकि और खाता नहीं ब्लॉक किया गया, उसके लिए भी उन्होंने साफ ये कहा कि अगर आप हमें लिखित में नहीं ईमेल करेंगे तो हम खाता ब्लॉक नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, जिस अकाउंट से ट्रेड हुए हो वही जिम्मेदार है, यानी कि क्लाइंट अपने ही अकाउंट से ट्रेड करेगा और कंप्लेन करेगा। अगर फ्रॉड कोई दूसरा कर रहा है तभी तो कंप्लेन करेगा, नहीं तो उसे कंप्लेन करने की ज़रूरत ही क्यों है। और जिस अकाउंट से उसे ट्रेड करना है, जिसे ब्रोकर ने ऑथोराइज़ किया है, अगर वही अकाउंट फ्रॉड का शिकार हो जाए तो भला उसकी शिकायत कब और कैसे की जाएगी। एक तो शिकायत करने के बाद 22 मिनट तक आप फ़ोन पर उलझाए रखें, दूसरी बात फ्रॉड की शिकायत करने पर अकाउंट ब्लॉक ना करें, और उसके बाद जीआरसी में अब हर एक गलती, गुनाह या फ्रॉड के लिए क्लाइंट को ही जिम्मेदार ठहराएं, तो फिर आप समझ सकते हैं आपकी सुनवाई करने वाला कौन है। तब आपको लगता है आपकी सुनवाई करने वाला एक्सचेंज है। जी हाँ, क्योंकि ब्रोकर ने तो हाथ खड़े कर दिया, आप ही जिम्मेदार हैं। तो अब आप सुनिए, आपकी आंखें खुली रह जाएगी, आप दंग रह जाएंगे कि जीआरसी का जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन है और जो कुछ भी निर्णय है वो पूरी तरह से ब्रोकर के पक्ष में है। और ब्रोकर उनसे 2 कदम पहले से आ गए। क्लाइंट यहाँ आकर न्याय की उम्मीद लेकर आया था, सोचा था कि एक्सचेंज उनकी बात सुनेगा लेकिन जीआरसी से उसे न्याय मिलेगा। इसके विपरीत अगर आप जीआरसी के फैसले को सुनेंगे तो अपना सर पीट लेंगे, क्योंकि जीआरसी ने इस बात को माना। सुनिएगा ध्यान से, अब जो ये है, ये एक्सचेंज का रोल आपको बता रहा है। जहाँ पर जाकर आप अपनी अपील लेकर जाते हैं, सोचते हैं कि एक हायर अथॉरिटी आपकी बात को सुनेगी। जीआरसी ये मान रही कि 13 मई को सुबह 9:15 बजे से 11 बजे के बीच में क्लाइंट के अकाउंट में फर्जी ट्रेड हुए। जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो हमारे पास पेपर भी है, जो जीआरसी की तरफ से जो हियरिंग हुई है वो पेपर्स भी हमारे सामने है। और उन्होंने ये भी माना है कि क्लाइंट के अकाउंट में से सारे शेयर्स बेच दिए गए। देखिए, ये जो साथ में आपके ट्रांसक्रिप्ट चल रही है वो जीआरसी की मीटिंग के मिनट्स हैं। अजीबोगरीब के भाव दाम पर ऑप्शंस के सौदे हुए, और साथ ही साथ इन ऑप्शन के सौदों के चलते क्लाइंट को नुकसान हुआ है। तो पहली चीज़ ये, अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, शेयर सारे बेच दिए गए, जो एबनॉर्मल है, ऐसा क्लाइंट ने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं किया। एक साथ सारे शेयर बेच देना और उसके सामने लॉस आ जाना, ये सारी चीज़ें जीआरसी मान रही है कि एबनॉर्मल है। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ऐसे में जीआरसी किसी भी तरह के क्लेम को नहीं मानती। अब ये सुनिएगा, ये लाइन आपको झकझोर देने वाली है कि सब कुछ माना जा रहा है कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, आपका अकाउंट हैक हुआ है, आपके अकाउंट में जो शेयर एक साथ बेचे गए वो पहले कभी नहीं हुए, फ्रॉड है, लेकिन आपका कोई क्लेम नहीं। अब कर लो बात, सब कुछ होने के बावजूद आपका कोई क्लेम नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये हम नहीं, एक्सचेंज की जीआरसी कह रही है, फ्रॉड होने के बावजूद आपके अकाउंट में कोई क्लेम नहीं बनता। तो फिर किस तरह के क्लेम्स को जीआरसी मानती है? अगर ब्रोकर करेगा तो ब्रोकर ही मान लेगा, फिर जीआरसी और जीआरसी की ज़रूरत ही क्या है? और अगर हैकर कर रहा है तो इसे न ब्रोकर मानेगा न जीआरसी, तो फिर जीआरसी की ज़रूरत क्या है? तो ये सोचिए कि जीआरसी बनी किस लिए है। जीआरसी अगर सिर्फ आपके बिहाफ पे, जीआरसी न तो आपके बिहाफ पे कोर्ट पे केस लड़ेगी, जीआरसी न आपके बिहाफ पे साइबर सेल में जाएगी, जीआरसी न आपके अकाउंट में जो नुकसान हुआ है या जो अकाउंट में शेयर बिके हैं उनके पैसे आपको जल्दी दिलवाने में मदद करेगी, जीआरसी न आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में कोई पैसा देगी। तो फिर जीआरसी का रोल क्या है? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए एक जीआरसी बना रखी है एक्सचेंज ने कि ताकि ये लगे कि हाँ, इन्वेस्टर की सुनवाई करने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन एक्चुअली आपको कुछ करना नहीं है? जब इससे क्लाइंट को न्याय ही नहीं मिल पा रहा है तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा और फिर जीआरसी के होने का औचित्य क्या है? इस तरह की व्यवस्था का कोई मतलब है क्या? ये मानना समझना बहुत ज़रूरी है। जीआरसी का कहना मान भी लिया जाए कि चलिए ब्रोकर ने कोई गलत नहीं किया, तो फिर क्लाइंट को जीआरसी में जाने का फ़ायदा क्या हुआ है? और अगर सारा काम साइबर सेल पुलिस को ही करना है तो फिर जीआरसी की भी ज़रूरत भी क्या है? ये बात बहुत गौर से एक्सचेंजेस को सोचने की ज़रूरत है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं और उसके काम करने के कायदे कानून और तरीक़ों से किसको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर निवेशक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है, लेकिन जब बात उसके इंटरेस्ट की आती है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की आती है, तो इस तरह की व्यवस्था दिखावटी और सजावटी ही नज़र आती है, काम की नहीं। निवेशकों के हितों को गिनाने के लिए तो एक्सचेंजेस और जीआरसी बड़े ज़ोर शोर से नाम लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में निवेशकों का इससे कुछ भला हो नहीं रहा। और इस तरह के मामलों में
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से किसी तरह की राहत नहीं मिल पाना भी एक बड़ा सेटबैक है। आइए, ये हमने आपको 2 मामले दिखाएं। अब अगर आपको लगे कि ये मामले हमने पिक एंड चूज़ किए हैं, तो मैं आज आपको 2 ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जो मेरे स्टूडियो में हैं, जो आपको अपनी आप बीती बताएंगे। एक हमारे साथ नागपुर से आशीष जी हैं, जिनका पहला मामला मैंने आपको बताया, और दूसरे हमारे साथ एक IT प्रोफेशनल है जो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन दूसरा मामला जो GRC में हो गए थे। तो पहले आशीष जी, जो आपके साथ हुआ वो बताइए कि जब आपको पता चला कि आपका अकाउंट हैक हुआ है और आपके अकाउंट में लगातार हैकर शेयर बेचे जा रहे हैं, तो आपने ब्रोकर से किस तरह की मदद मांगी और उस मदद के बदले में आपको क्या मिला? सर, जब सवेरे मैं ऑफिस में पहुंचा और मुझे नोटिफिकेशंस आने लगे कि मेरे शेयर्स बेचे जा रहे हैं, तब मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की, तो फ़ोन लगने में काफ़ी दिक्कत जा रही थी। इसलिए सबसे पहले मैंने उनको ईमेल भेजा और उनको अकाउंट हैक हुआ है और ब्लॉक करने का मैंने उनको बताया। लेकिन वहाँ उसमें जब दिक्कत आ रही थी, मैंने पासवर्ड चेंज करने की भी कोशिश की, लेकिन पासवर्ड चेंज करने के लिए भी बहुत टाइम लग रहा था। आखिर जब बात हुई मेरी कस्टमर केयर से, तो वो मुझे ब्लेम करने लगे कि नहीं, जो कुछ हो रहा है सब आप कर रहे हैं। तो मुझे भी उन पे शक हुआ। मैंने उनको बोला कि अगर मैं सब कुछ करते रहता तो मैं आपको कॉल ही नहीं करता। सही बात है, आपको कंप्लेन करने की जरूरत क्या है? मैं आपको कंप्लेंट ही नहीं करता था जी। तो फिर मैं उनको ब्लेम करने लगा कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं ही कर रहा हूँ, इसका मतलब शायद आपकी तरफ से कुछ हो रहा हो। तो काफी देर तक मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि पहले आप मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन उन्होंने अकाउंट ब्लॉक नहीं किया। तो मैंने उनको मुझे फिर शक हुआ कि शायद मैंने पावर ऑफ अटर्नी दिया था, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो मैंने वो कस्टमर केयर से जो भी बात कर रहे थे उनको बोला कि आप अपने सीनियर से बात कीजिए और उनसे कुछ राय लीजिए, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। तो बाय द टाइम वो एक फ़ोन कट हो गया, फिर मैंने पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की और पासवर्ड चेंज हो गया। लेकिन 11 बजे के आसपास फिर से सेलिंग शो होना शुरू हो गया। तब मेरी इनके सीनियर से बात हुई और मैं उनको भी बताने की कोशिश की, लेकिन दिन भर मेरा अकाउंट जो है ना उन्होंने फ्रीज किया और आखिर कुछ 12 मेरे स्क्रिप्ट्स सेल हो गए आखिर। और मुझे काफ़ी लॉस हुआ। और उसके बाद ब्रोकर ने आपको ये कहा कि जाइए आप साइबर क्राइम में आप शिकायत कीजिए, जो कुछ होगा वही होगा। हाँ जी, हाँ। उनकी तरफ से उन्होंने आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं की? नहीं। और रिटर्न में ईमेल भेजने के बाद लगभग कितने समय बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ? मेरा अकाउंट तो या पूरे दिन भर हुआ ही नहीं ब्लॉक? वो दिन भर नहीं हुआ, वो 4 बजे के आसपास लॉक हुआ। बाजार जब ट्रेडिंग आवर्स खत्म हो गए थे। हाँ। उसके बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ। तब तक हैकर अपना काम कर चुका था? तब तक हैकर अपना काम कर चुका था। आप तो IT प्रोफेशनल है, आप तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते समझते भी हैं। और कितने सालों से आप मार्केट में हैं? 25 साल। और ऐसा हैकिंग वाला एक्सपीरियंस आपके साथ पहली बार ही हुआ? यस। क्या किसी तरह का कोई लिंक आपने किया हो या फिर आपने किसी के साथ OTP कुछ शेयर किया? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि इस तरह के मामले में क्या आपकी भी ईमेल रिडिफ पर है? यस। और आपकी भी रिडिफ पे। तो ये ज़्यादातर केस जो हमारे सामने आए, रिडिफ मेल के साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ब्रोकर से डेटा अगर रिडिफ मेल पर आ रहे हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होकर शायद कहीं ना कहीं हैकर के पास जा रहे हैं। तो आपके साथ जो कुछ हुआ वो तो हमने सुना, लेकिन मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि आपको GRC में जाने का आइडिया कहाँ से आया? कैसे आपने सोचा कि अब ब्रोकर में सुनवाई नहीं हो रही तो मैं एक्सचेंज के पास जाऊँ? तो बात ऐसा है कि मैंने सेबी में कंप्लेन किया, स्कोर्स में जी। तो स्कोर्स में कंप्लेन करने के बाद उन्होंने एक्सचेंज को नॉमिनेट कर दिया, NSE को बोल दिया कि आप इनका मामला जो है उसके ऊपर काम कीजिए जी। तो मेल एक्सचेंज होने लगे, तो काफ़ी मेल एक्सचेंजेस होने लगे पहले। तो एवरी टाइम ज़ीरोधा यही बता रहा था कि प्रॉब्लम उनके साइड पे नहीं है, आपका अकाउंट जो है वो हैक हुआ है। जबकि मैं उनको बोल रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट्स जितने भी है रेडिफ मेल में ही है। और ये लोग जो रेडिफ मेल पे ऑप्शन है इनका कि OTP और मेल
इसमें पासवर्ड चेंज हो जाता है। ओके। तो मैंने उनको यही बोला कि बाकी जितने भी अकाउंट्स है जो HDFC सिक्योरिटीज़ हो या और भी कोई भी हो या कोई भी बैंक हो, ये दोनों ऑप्शन आता है, OTP का भी ऑप्शन आता है, मेल का भी ऑप्शन आता है। तो ज़ीरोधा में ऐसा क्यों नहीं है कि आपको चूज़ करना होता है। करेक्ट। और इसमें जब भी मैंने कर रहा था कम से कम 5 बार मैंने पासवर्ड चेंज किया। ओह, 5 बार पासवर्ड चेंज किया? हाँ, और 5 बार हैकर ने चेंज किया। माय गॉड। तो हर बार उनको मेल आता था और वो मेल मेरे पास तो आया ही नहीं रेडिफ में। अच्छा, तो मेल उनके पास जाता और मेल से वो पासवर्ड तो अच्छा, ये बताइए कि ये तो चलिए हैकिंग वाली बात हुई, लेकिन जब आप GRC में गए तो कुछ उम्मीद से गए थे कि आपको कुछ न्याय मिलेगा। GRC का रवैया कैसा था और वहाँ से आपको क्या कुछ मिला? तो GRC में उन्होंने बात सुनी, करीबन 1 घंटे का कॉल हुआ हम लोग का, वीडियो कॉल, और वो होने के बाद बहुत ही कैजुअली बताया गया कि आपको ये जो है साइबर पुलिस के साथ फॉलोअप करना होगा। और ज़ीरोधा के रिप्रेजेंटेटिव को बोला कि आप इनको जो भी मदद दे सकते हैं आप उनको मदद करो, लेकिन मेरे को बताया गया कि आपको सिर्फ साइबर सेल के साथ ही फॉलोअप करना है, तभी आपका केस में कुछ हो सकता है। और साइबर सेल के साथ फॉलोअप करने के लिए क्या किसी तरह से ब्रोकर की तरफ से आपको कोई मदद या फिर GRC की तरफ से कोई मदद की हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं? इनफैक्ट साइबर सेल के पास भी जब मैं गया था कंप्लेंट लिखा, तो ज़ीरोधा बोल रहा था जब तक हमें साइबर सेल से आता नहीं है, मेल नहीं आता है, तब तक हम लोग इस पर एक्ट नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, और उसके लिए मैं फॉलोअप किए जा रहा था साइबर सेल के साथ। तो साइबर सेल ने भेजा भी था मेल, जो ज़ीरोधा ने 10 दिन तक देखा ही नहीं था मेल। माय गॉड। अच्छा। हाँ, और फिर जब पता चला कि साइबर सेल से मेल आया तो बोला कि ठीक है, वी विल एक्ट अपॉन इट। और मैं हमेशा यही पूछ रहा था कि काउंटर पार्टीज का डिटेल्स प्रोवाइड करना, एटलीस्ट IP एड्रेस तो ये पता चले कि कहाँ से हो रहा है। तो IP एड्रेस सब लास वेगास और कोई दूसरा जगह का आ रहा था, लेकिन उन्होंने कोई एक्ट नहीं किया उसके ऊपर। तो साइबर सेल ऑल्सो बता रहे थे कि इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है पता करना। तो ये बातें आपने GRC में बताई या GRC के होने के बाद की थी? GRC में भी बताया, ये सब बताया, उसके बावजूद GRC ने बोला कि आपका कोई क्लेम नहीं बनता? हाँ, GRC ने बोला कि आपको साइबर सेल के साथ फॉलोअप करना होगा। मतलब कुल मिला के आप जाने पुलिस जाने, हाँ, न एक्सचेंज का कोई लेना देना, न ब्रोकर का कोई लेना देना, और जो भी उनके साथ लड़ने के लिए टाइम, एनर्जी, पैसा जो कुछ भी लगाना वो आप ही को लगाना। यस, ये आप कह रहे हैं? यस। और ये तो बहुत बड़ा सवाल है हमारे सारे सिस्टम पे कि अगर सबको पता है फ्रॉड हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। यस, इनफैक्ट NSE को अगर काउंटर पार्टी डिटेल्स निकालना है तो वो अपने से निकाल सकता है। वो लोग मेरे को साइबर सेल के पास क्यों भेज रहे हैं कि ये काउंटर पार्टी डिटेल्स के लिए साइबर सेल से मेल आना चाहिए? मतलब अगर जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा आपको एक्सचेंज से मिल सकता है, IP एड्रेस, जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा काउंटर पार्टी की डिटेल्स आपको एक्सचेंज से मिल सकती है, वो दोनों देने के बजाय आपको साइबर सेल की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि साइबर सेल में और पुलिस में से काम करवाना कितना मुश्किल काम है। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मामले में मुंबई के नॉर्दर्न रीजन के साइबर क्राइम सेल ने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा काम किया है, काफ़ी कुछ एक्शन लिया भी है। शायद आपका मामला उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं होगा, अलग बात है, बट हमने पुराना जो एपिसोड किया उसमें से ये चीज़ें आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कि आपकी मदद कोई नहीं कर रहा, और आप दोनों बहुत भारी डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, अब इस तरह के मामले जो पिछले 2 हफ्तों से हमारी जांच पड़ताल का एक बड़ा असर हुआ है, और काफ़ी कुछ इस तरह के मामले जो सामने आते हुए हैं और काफ़ी कुछ एक्शन भी हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं जो पूरे इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। आशीष, बताइए क्या कुछ एक्शन हो रहा है? सर, एक अपडेट इससे पहले दूंगा कि अप्रैल में इनका मामला है, मई में इनका है। इससे पहले एपिसोड 1 में हमने देखा था जून का था जी। 3 महीने से लगातार मामले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई मैकेनिज्म नहीं इसको रोकने का। ज़ीरोधा के जो केस में है, इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने 9:38 पर ईमेल कर दिया था, और इन्होंने भी अगर देखें तो इनको कहने कि आपने ईमेल नहीं किया, इसके लिए हमने आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया। तो जिनके अकाउंट से ईमेल गया है उनका भी खाता जो है सही समय पर ब्लॉक नहीं और डैमेज हुआ। लेकिन सर, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है इसका बड़ा असर देखने को मिला है। जो एपिसोड 1 हुआ था, इसमें ऑप्शंस के माध्यम से फ्रॉड का शिकार हुए जो 2 पीड़ित थे, इनके केस में बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। और साइबर सेल ने दोनों जो केसेस हैं इनमें काउंटर पार्टी की पहचान कर ली है। ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन का जो असर देखने को मिला है। और काउंटर पार्टी में सर अगर आप देखें तो एक जो व्यक्ति है वो केवल 21 साल के युवक हैं, और दूसरा जो व्यक्ति है जो काउंटर पार्टी है जिसके थ्रू जो है फ्रॉड हुआ है, उनका खुद का अकाउंट हैक हुआ है। यानी हैकर तक पहुंचना जो है पुलिस के लिए या साइबर सेल के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसमें बहुत मल्टी लेयर्स हैं
तब जाकर जो है असल में अगर आप देखें तो हैकर की पहचान हो पाएगी। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है इसका बड़ा असर हुआ है, और अगर आप फिलहाल देखें तो जो 2 काउंटर पार्टीज हैं इनकी पहचान हो गई है। तो चलिए, कम से कम ये है कि इस मामले को इस लेवल तक उठाने के बाद आपको काउंटर पार्टी की डिटेल्स मिल रही है, आपको हैकर्स की पहचान होती हुई दिख रही है। लेकिन हम बता दें कि ये हैकर्स सिर्फ हैकर्स ही नहीं है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले हैकर्स नहीं, लेकिन इनके साथ मार्केट के भी बहुत सारे ऐसे समझदार लोग, शातिर लोग, समझदार कहना गलत होगा, शातिर लोग मिले हुए जिन्हें पता है कि अगर किसी एक अकाउंट में क्रेडिट है तो उस क्रेडिट को निकालने के लिए या तो उस अकाउंट में कचरा शेयर बेचे जाए, और वो कचरा शेयर बेचने के लिए भी कोई न कोई तो अकाउंट आपको चाहिए, और दूसरा या फिर आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन ट्रेड करके लॉस दे दिया जाए उस अकाउंट में और अपने अकाउंट में मुनाफा दे दिया जाए। तो सोचिए, टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केट के जालसाज किस तरह से एक दूसरे से हाथ मिलाकर इस तरह की हैकिंग कर रहे हैं। और ऐसे में हैकिंग के इन मामलों पर जी बिजनेस की जो मांग है, मैं शो का समापन करूं उससे पहले मैं आपको अगली कुछ बातें जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए सुननी है। सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो क्लाइंट लेवल पर हो, डिपॉजिटरी लेवल पर हो, ब्रोकर लेवल पर हो या फिर एक्सचेंज के लेवल पर। यह सबसे पहली ज़रूरत है जो हमारी मांग है। किसी भी तरह की हैकिंग की आशंका होने पर आप सभी क्लाइंट्स को अलर्ट करें। आप देखिए, अप्रैल से मामला जुलाई और अगस्त तक पहुंच रहा है, लेकिन जब तक ये मामला हमने उठाया नहीं तब तक ब्रोकर्स को इस बात की ज़रूरत भी नहीं लगती कि वो दूसरे क्लाइंट्स को मेल भेजकर अलर्ट करें। जब हमने मामला उठाया तो उसके बाद लोग इसे अलर्ट करने के मोड में आते हुए दिखे। किसी भी तरह की हैकिंग की आशंका हो तुरंत अलर्ट करना ज़रूरी है। क्लाइंट के मामलों में सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता होनी चाहिए। खाली सिर्फ ब्रोकर ये सोचे कि ये अकाउंट क्लाइंट का ना होकर अगर वही चीज़ उसके साथ हुई हो तो क्या हो। अगर आपके अकाउंट से इसी तरह से शेयर बिक रहे हो, अगर जीआरसी में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये सोचें कि उनके साथ ये हुआ हो और उसके बाद उनको जो ये डिसीजन दिए जाए, तो फिर आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप उस आदमी को बेवकूफ़ ना समझे, आप उस आदमी को गुनहगार ना समझे जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड किसी भी समझदार आदमी के साथ हो सकता है। ये तो मैं बता चुका हूँ, कम से कम 3-4 केस ऐसे हैं जो आईटी प्रोफेशनल है, जो इन सब चीज़ों को जानते समझते हैं। तो ऐसे में कम से कम थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाएं। जिस आदमी का लॉस हो रहा है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसकी बात को ध्यान से सुने, समझे, उन्हें चोर या फ्रॉड ना समझे। उनके साथ गलत हो रहा है, वो गलत नहीं कर रहे हैं अगर उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो। और बार बार ये दिमाग से निकाल दे कि आपने किसी के साथ ओटीपी शेयर की होगी। वो ज़माने से तो हम आगे बढ़ चुके हैं। अब तो काफ़ी क्लाइंट समझदार हो चुके हैं, वो किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करते हैं। बिना ओटीपी शेयर किए और टीओटीपी और बाकी जो आप बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र कहते हैं कि इन्हें लीक नहीं किया जा सकता, उनके बावजूद हैकिंग हो रही है। खाता तुरंत ब्लॉक किया जाए, ईमेल या लिखित औपचारिकता में न पड़े। कभी क्रेडिट कार्ड पे या बैंक अकाउंट में फ्रॉड होता है, कौन सा बैंक कहता है कि आप हमें ईमेल लिख के भेजिए? तुरंत सबसे पहले, और ब्लॉक करने के लिए अलग से नंबर होता है कि टू ब्लॉक प्रेस 1 या जो भी है, तो आप तुरंत ब्लॉकिंग में जाते हैं। वहाँ पर आपके लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 15-20 मिनट तक आप क्लाइंट को वेट करवाते हैं। एक आपके कॉल सेंटर पे एक स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए या फिर एक स्पेसिफिक वो पिन होनी चाहिए कि आपको ब्लॉकिंग करनी है, तो सीधा आप क्लाइंट के ब्रोकर के रिप्रेजेंटेटिव पर पहुंचे और वेट ना करना पड़े। स्टाफ को हैकिंग के मामलों को हैंडल करने की समझ दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेंड किया जाए। ऐसा ना कहे कि आपके अकाउंट में शेयर बिक गए, क्या फ़र्क पड़ता है, वापस ले लीजिए। इस तरह की मजाक ना करें। क्लाइंट को न्याय मिले, उसका पैसा उसको मिले, उसके लिए उसका साथ दे, न कि उन्हें छोड़ दे अकेला भगवान भरोसे कि जो होगा देखा जाएगा, पुलिस जाने आप जाने। जहाँ तक जीआरसी का सवाल है, जीआरसी सिर्फ समस्याओं को सुने ही, उसका समाधान भी दें। सुनकर एक कान से आपने ब्रोकर का सुन लिया, एक कान से क्लाइंट का सुन लिया और भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, आप जानो आपका काम जाने, इसके लिए जीआरसी नहीं है। निवेशकों के लिए जीआरसी और एक्सचेंज मिलकर एक साइबर सेल के साथ इस तरह की कोई हॉटलाइन बनाए कि वो मामलों को निपटाएं। खाली सिर्फ सुनना जीआरसी का काम नहीं, सॉल्यूशन देना भी होना चाहिए। और अगर जीआरसी और एक्सचेंज अपने लेवल पर फ्रॉड और हैकिंग के मामले साइबर पुलिस के साथ उठाएंगे तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के मुकाबले में उनकी बात में वजन ज़्यादा होगा। उन निवेशकों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना असंभव है, क्योंकि आपको पता है एक तरफ तो आपने पेमेंट ब्लॉक कर दिया, अगर क्रेडिट बची हुई है तो ब्लॉक कर दी। जब तक अब पुलिस की तरफ से मामला नहीं निपटेगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, तो उसके लिए तो हैकिंग होना और पैसा ब्लॉक होना दोनों बराबर की बात है। इंडिविजुअल क्लाइंट के पास नहीं इतनी टाइम है, एनर्जी है, एक्सपर्टाइज और पैसे हैं कि वो जाकर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सके। और ये कानूनी लड़ाई, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट नंबर 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कानूनी लड़ाई लड़ने का काम ब्रोकर
और एक्सचेंज का होना चाहिए। या तो ब्रोकर्स की रिप्रेजेंटेटिव जो संस्था है वो ये काम देखे, या फिर एक्सचेंज की जीआरसी देखे कि वो लड़े उनके ब्याह पे। चलिए आप मान लिया आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का पैसा नहीं भी देना चाहते हैं, कम से कम आपको लगता है कि अगर क्लाइंट के साथ गलत हुआ है आप उसकी लड़ाई तो लड़ेंगे। एक मैकेनिज्म होना चाहिए, आपकी लीगल टीम होनी चाहिए जो इन्वेस्टर्स के ब्याह पे लड़े, इन्वेस्टर्स को ना छोड़ दें। एक किसी भी सच्चे इन्वेस्टर का पैसा डूबता है तो एक्सचेंज, ब्रोकर, डिपॉजिटरी, आप और हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पर कि एक्सचेंज की तरफ से ये एक सिस्टम होना चाहिए कि कानूनी लड़ाई पुलिस के साथ लड़नी हो, कोर्ट में लड़नी हो, वो लड़े, न कि एक बेचारा इन्वेस्टर वो चक्कर मारता फिरे, फिर वो सोचेगा चलिए 1-2 लाख का नुकसान हो गया, छोड़ो जाने दो, कौन दिमाग लगाएगा, हमसे तो ये लड़ना हो नहीं पाएगा। इसके अलावा निवेशकों को पैसा जल्द से जल्द मिले। आपने एक बार ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्लॉक करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि अकाउंट अगर वाकई में फ्रॉड हुआ है तो उसके पैसे कोर्ट का केस का डिसीजन 50 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद आएगा, उसके लिए वेट ना करें, एक बार पैसा रिलीज़ करें ताकि उसी के शेयर का पैसा उसको इंतज़ार ना करना पड़े। और ज़रूरत पड़ने पर आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से एक तात्कालिक मदद देनी चाहिए, छोटी दें, ज़्यादा दें, पूरी दें, जितनी दे सकें आप देखें, लेकिन इन्वेस्टर को मदद मिलनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को ये ना लगे कि मैंने आकर कोई गलती कर दी है। ये आपको सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए जी बिजनेस की तरफ से हमारी ये मांगे हैं कि इस तरीके से ये आपको देखना चाहिए। अब अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब तक जितने मामले आए उन सब में एक चीज़ पता चली कि ज़्यादातर ब्रोकर इस तरह के मामलों से अनजान हैं, उन्हें पता नहीं कि क्या है और नहीं उनका उद्देश्य ऐसा है कि इस मामलों को गलत तरीके से हैंडल किया जाए। हम एक चीज़ बहुत साफ कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य भी ये नहीं कि हम किसी की गलती निकालें, किसी ब्रोकर की, एक्सचेंज की, किसी की भी नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम पहले ये समझें कि सिस्टम में कमियां क्या हैं और जो कमियां हैं उसे मानें, और जब मानेंगे तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जिन क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड हो रहा है उन्हें हम ज़्यादा संवेदनशील होकर हैंडल करें, क्योंकि जब तक हम इन मामलों को उठाएंगे नहीं तब तक न ब्रोकर्स तैयार होंगे, न एक्सचेंज तैयार होंगे और न ही क्लाइंट समझदार होंगे। तो हमारा आज पर्पज़ ये है, सबसे पहले क्लाइंट समझदार बने, उसके बाद ब्रोकर समझदार बने, एक्सचेंजेस समझदार बने और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जिसमें इस तरह के मामलों में पीड़ितों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, जल्दी से जल्दी उनका पैसा वापस से आ सके। और इसी वजह से हमने इस शो को आपके सामने रखा है कि क्या अगर हम इस तरह का सिस्टम नहीं बना सकते हैं तो क्या वाकई में हम इन्वेस्टर्स के साथ सही कर रहे हैं। आज ये इन कुछ लोगों के साथ हुआ है, कल आपके मेरे किसी के भी साथ हो सकता है। और ध्यान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने बड़े अकाउंट है उतने ज़्यादा हैकर्स के निशाने पर आप हैं। तो ऐसे में गलती को छुपाने के बजाय जल्दी से सिस्टम चुस्त दुरुस्त किया जाए। हम फिर से कहना चाहते हैं, हम सिस्टम में किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है, न किसी क्लाइंट के, न किसी ब्रोकर के, न किसी एक्सचेंज के। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये पूरा एपिसोड करने के पीछे पर्पज़ ये है कि आप हम सब लोग मिलकर ज़्यादा जागरूक हों और इस तरह के मामलों को निपटने के लिए, इन्वेस्टर्स की मदद करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये मान के चलिए, ये न तो दूसरा एपिसोड है और न ही आखिरी एपिसोड है। आगे भी ज़रूरत पड़ने पर, हमने पहले भी इस तरह के मामलों को बार बार और लगातार उठाया। जब तक सिस्टम चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे, मुझे पता है कई सारे ब्रोकर्स के लिए ऑडिट्स बढ़ जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनके लिए खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो हमें करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे लेवल पर हो, चाहे एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स के लेवल पर। तो हम जब तक इन मामलों पर पूरी तरह से रोक न लग जाए, हम इन मामलों को आगे भी उठाएंगे। इसलिए ये ना सोचें कि पहला और दूसरा एपिसोड हो गया मतलब ये आखिरी एपिसोड है। हाँ, जिस दिन ये लगेगा सिस्टम हमारे चुस्त दुरुस्त हो गए, हम इन मामलों को लेकर क्लाइंट्स के प्रति सेंसिटिव हो गए, हम उनकी दिल से मदद करना चाहते हैं, जिस दिन ये फीलिंग आएगी, मैं सबसे पहले खुद अपनी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सारे ब्रोकर्स का, एक्सचेंजेस का, सारी कमिटीज़ का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सेंसिटिविटी के साथ इन मामलों को समझा है। और जब तक ये नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई हैकिंग के खिलाफ, साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ जारी रहेगी। और इस पूरी लड़ाई में आप निश्चिंत रहे, कोई आपका साथ दे न दे, जी बिजनेस हमेशा आपके साथ रहेगा। आज इस एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमानों का भी धन्यवाद, आपने इतने रिस्क लेकर आप आए और आपने पूरी की पूरी बात अपने सामने रखी ताकि लोगों को इस मामले की सीरियसनेस पता चल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।